आप सभी लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में हम लोग कई सारे वीडियो देखे हैं। जो हमारा जो पिछला वीडियो था वो प्रायद्वीपीय पठार पर था। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में सामान्य जानकारी देखे थे कि प्रायद्वीपीय पठार मतलब कैसे बना, प्रायद्वीपीय पठार मतलब कहाँ से टूट कर आया। ठीक है, जो आज भारत हम देख रहे हैं इस रूप में, भारत पहले इस रूप में तो था नहीं, आज जो इस रूप में बना तो ये कैसे बना। और प्रायद्वीपीय पठार जो अफ्रीका से टूट कर आया। ठीक है, तो ये कैसे आया कि मतलब इसकी गति भी देखे हैं, फिर इसके बाद ये धीरे धीरे आया। ठीक, तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम लोग ये सब देखे थे कि पहले पेंजिया था, फिर इसमें से टूटा, फिर अफ्रीका भी टूटा उसमें से, फिर अफ्रीका से भारत टूटा। तो ये सब हम कल के वीडियो में देखे हैं। हाँ, तो आप उसको देख लीजिएगा, फिर इसके बाद शुरू करिएगा। कल हम लोग और ये देखे थे, जब उतना सब देख चुके थे, फिर इसी प्रायद्वीपीय पठार को हम पढ़ने के लिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा भाग में इसको डिवाइड कर लिए। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के कुछ भाग पूर्वी, जैसे मान लें पश्चिमी भाग हो गया, ठीक है, और दक्षिणी भाग, ठीक, पूर्वी घाट हो गया, पश्चिमी घाट, तो ये सब पढ़ने के लिए हम लोग डिवाइड कर लिए। ठीक है, तो कल हम लोग छोटा नागपुर पठार के बारे में देखे थे यहाँ पास, और शिलांग पठार के बारे में देखे थे। शिलांग पठार को हम कार्बी आंगलांग पठार भी कहेंगे, ज़्यादातर एनसीईआरटी में कार्बी आंगलांग पठार लिखा है। ठीक है, तो वो शिलांग पठार के बारे में है। ठीक है, अगर कार्बी आंगलांग पठार कहा जाए तो वो भी शिलांग पठार को ही कहा जाता है, या मेघालय पठार, वो पूरा उसी को कहते हैं। ठीक, तो कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है, तो आज हम उसके आगे चलें। कल ये बताया गया था कि प्रायद्वीपीय पठार में हम आज जैसे आज अरावली देख लेते हैं, अरावली के बाद हम और दक्कन पठार देखते हैं, या फिर सतपुड़ा और विंध्याचल भी हैं, तो उनको देखते हैं 2-3 टॉपिक देख लेते हैं, फिर कल तो ये समाप्ति हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलिए। ठीक है, तो कल वाला देखकर फिर आप शुरू करिएगा। ठीक, कल आप देख लीजिएगा, कल वाला देख लीजिएगा। हम लोग देखते हैं अरावली। ठीक है, अरावली के बारे में देखते हैं। अरावली दिल्ली तक है। ठीक है, अरावली यहाँ गुजरात के पालमपुर से लेकर, ठीक है, गुजरात के पालम से लेकर कहाँ तक है, हम लोग मान लेते हैं बीच में, मान लेते हैं ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पास दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली थोड़ा सा और साइड में ही है, मान लेते हैं ये। ठीक है, ठीक, ये क्या है, अरावली दिल्ली के पालम से ले मतलब सॉरी गुजरात के पालम से लेकर दिल्ली तक ये अरावली पर्वत है। ठीक, हम कल देखे थे कि हमारा भारत कैसे था, पहले जो प्रायद्वीपीय पठार था वो कुछ इस तरह था। ठीक है, ठीक है, इस तरह था जो हमारा भारत पहले था, मतलब जो प्रायद्वीपीय पठार जो टूट कर अलग हुआ था वो इस प्रकार था। तो ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं ना, ये वाला भाग, ये वाला पूरा भाग है अरावली। ठीक है, ये वाला पूरा भाग क्या था, अरावली। तो ठीक है, ये पूरा भाग तो इसी को ही अरावली कहा गया। और इधर वाला जो ये भाग था, ये था ये वाला भाग मेघालय या कार्बी आंगलांग पठार। और यहाँ पास हमारा ये वाला पूरा भाग था क्या, यहाँ पास जो ये पठार है, ये मतलब छोटा नागपुर का जो पठार था ये था, और ये वाला भाग था मेघालय पठार। और इधर वाला भाग क्या होगा, ये अरावली है। ठीक है, और ये है कगार, ये पश्चिमी कगार है और ये पूर्वी कगार। तो पहले भारत इस तरह था, बाद में क्या हुआ, हिमालय तो बाद में बना है। ठीक है, इसके मध्य जल भरा हुआ था। हम हिमालय की उत्पत्ति में देखें, उसको भी अगर देखना हो देख लीजिएगा। ठीक, और इसके साइड साइड जो ये घाट बना, ठीक है, जो ये मैदान बन गया, पश्चिमी तट और पूर्वी तट जो बने हैं। ठीक है, पूर्वी तट और जो पश्चिमी तटीय मैदान बने, ये नदियों के द्वारा बने। ठीक है, नदियां लगातार इनसे बहती रहे, जिस कारणवश अपने साथ जब नदियां बहती हैं तो वो अपरदन भी करती हैं, मतलब पत्थर को तोड़ती हैं, फिर उसको धीरे धीरे मिट्टी बालू के रूप में करती हैं, और क्या करती हैं, लाकर किनारे में निक्षेपित करती रहती हैं। ठीक है, अपने मुहाने पर निक्षेपित करती हैं, जिस कारणवश क्या होता है, मैदान बन जाता है। ठीक है, ठीक, तो पहले भारत इस तरह था, जब अफ्रीका से टूटा था तब की बात है, प्रायद्वीपीय पठार ही था। ठीक, तो ये वाला जो भाग है वो है अरावली। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो ये अरावली को हम मान लेते हैं, थोड़ा थोड़ा ये बीच में भाग वैसे कर देते हैं। ठीक है,
ऐसे है, मान लेते ये क्या है, ये पर्वत है, ठीक, अरावली श्रेणी है, ठीक है। ये क्या है, अरावली है, ठीक, मानते हैं अरावली है। दिल्ली के कहाँ, ये गुजरात के पालमपुर से लेकर दिल्ली तक विस्तृत है। तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। तो आप लिखिए, क्या डालेंगे, हेडिंग, हेडिंग डालिए अरावली पर्वत, ठीक। तो अरावली पर्वत, इधर वाला भाग रफ कर दें क्योंकि देखना इधर है, तो इधर तो कुछ देखना नहीं है, इसको रफ करते हैं, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत रफ कर देते हैं, ये पूरा रफ कर देते हैं, इधर कोई काम है नहीं, इसको रफ करके, ठीक। इसको भी अभी रहने देते हैं, चलिए इधर देखिए। अब आप डालिए क्या, अरावली, अरावली पर्वत, ठीक है। तो तीसरा, कल 2 देख चुके थे, कल हम छोटा नागपुर पठार किया और कार्बी एंगलांग पठार देखे, या मेघालय पठार, या कह सकते हैं शिलांग पठार देख चुके हैं। आज हम अरावली पर्वत देखेंगे। तो इसमें जो पहला लिखेंगे, अरावली पर्वत क्या है, सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। वलित पर्वत का मतलब ये हो गया कि ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके, ठीक है, जिसमें हॉर्स्ट होता है और ग्राइबेन होता है, ठीक। तो सबसे प्राचीन वलित पर्वत, सबसे प्राचीन वलित पर्वत, ठीक है, सबसे प्राचीन वलित, ठीक है, सबसे प्राचीन वलित पर्वत, ठीक। तो सबसे प्राचीन वलित पर्वत, लेकिन इसका सबसे ज्यादा अपरदन भी हुआ, ठीक है, सबसे ज्यादा इसका अपरदन भी सबसे ज्यादा हुआ, ठीक, सबसे ज्यादा अपरदन। पत्थर अगर पर्वतों में कहा जाए सबसे प्राचीन है, जो चीज प्राचीन रहेगा वो अपरदित तो ज्यादा होगा ही ना, ठीक। तो जैसे पर्वतों की अपेक्षा पठार ज्यादा अपरदित हो गया, इसका कारण यह है कि पठार पुराने हैं पर्वतों से, ठीक। तो ज्यादा दिन तक जो बहुत पहले का होगा, नदियां उनसे पहले से बहती रहेंगी, जब पहले से बहेंगी तो उसमें अपरदन तो निश्चित है। और अपरदन केवल नदियों से ही नहीं होता है, ठीक, हवा के द्वारा भी होता है, ठीक है। बहुत दिन से जब हवा चलती रहती है, जब धूल के कारण मतलब धूप भी पड़ता है, हवा चल रही है, धूप पड़ रही है, वर्षा भी हो रही है, ठीक है, नदियां भी बह रही है, तो ये सब कारण होते हैं अपरदन के लिए। केवल नदियां, जो मुख्य रूप से बताया गया है कि नदियों से हो रहा अपरदन जो दिख रहा है, ठीक है, नहीं धूप पड़ रहा है, धूप के बाद वर्षा हो रही है, बार बार धूप पड़ रहा है, वर्षा हो रही है, धूप पड़ रहा है, वर्षा हो रही है, तो उससे भी तो अपरदन होगा। हवा भी बहुत तेज चल रही है तो वो भी अपरदित करते ही हैं, ठीक है। तो हवा हो गया, धूप हो गया, वर्षा हो गया, और जो नदियां बहती है सबसे अपरदन होता है, लेकिन मुख्य रूप से हम नदियों को देख के चल रहे हैं, ठीक। तो सबसे प्राचीन वलित पर्वत है, सबसे ज्यादा अपरदन इसका हुआ है, ठीक। जो पुराना रहेगा उसका अपरदन होगा ही, ठीक है। दूसरा क्या है, ये गुजरात के पालमपुर से लेकर दिल्ली तक, ठीक है, दिल्ली रीच तक है। दिल्ली मतलब दिल्ली में इस पर्वत को कहा जाता है दिल्ली रीच, ठीक है। तो कहां से, गुजरात के पालमपुर से कहां तक है, दिल्ली तक स्थित है, ठीक है, दिल्ली तक विस्तृत है, ठीक, विस्तृत, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। गुजरात के पालमपुर से लेकर दिल्ली तक विस्तृत है, ठीक है। दिल्ली में इसको दिल्ली रीच के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत को जो ये वाला श्रेणी है, ठीक है, यहाँ पास ये दिल्ली है, पूरा मान लेते हैं पूरा क्षेत्र दिल्ली है, ठीक। तो यहाँ पास क्या हुआ, इसे क्या कहा जाता है, दिल्ली रीच, क्या कहते हैं, दिल्ली रिच, ठीक है, दिल्ली रिच के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। सबसे प्राचीन वलित पर्वत, सबसे ज्यादा इसका अपरदन हुआ, गुजरात के पालमपुर से लेकर दिल्ली तक विस्तृत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रफ करें, तीसरा पॉइंट लिखें, चलिए, ठीक, इसको आप लिख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट लिखिए कि सबसे इसकी ये जो है वलित पर्वत, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो गुरी शिखर है, क्या है, गुरी शिखर, ठीक है। राजस्थान में यहाँ माउंट आबू है, क्या है, माउंट आबू। तो यहाँ एक श्रेणी है जो सबसे ऊंची है, उसे कहते हैं गुरी शिखर, ठीक है। तो राजस्थान लिखिए, राजस्थान
के राजस्थान के माउंट आबू पर एक चोटी है जिसे क्या कहते हैं, गुरी शिखर। क्या कहते हैं, गुरी शिखर। ठीक है, और ये क्या है, ये सबसे ऊंची चोटी है। अगर वलित पर्वत में कहा जाए तो गुरु शिखर क्या है, राजस्थान के माउंट आबू पर एक चोटी है जिसे गुरु शिखर कहते हैं। यह इसके नीचे क्या लिखेंगे, यह अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, चोटी है। ठीक है, तो यह अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है इसे। तो गुरु शिखर याद रखिएगा। आपको माउंट आबू भी याद रखिए, चाहे नहीं याद रखिए, लेकिन गुरु शिखर याद रखिए। तो राजस्थान के माउंट आबू पर एक चोटी है जिसे गुरु शिखर कहते हैं। यह अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। कोई परेशानी नहीं। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर। ठीक, अब इसमें लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। ठीक, ठीक है, हो गया। ठीक, इसमें जो चौथा पॉइंट लिखेंगे, एक नदी है बनास नदी। ठीक है, बनास नदी। बनास नदी ये जो है यहाँ पास एक जगह काट दीजिए। ठीक है, यहाँ से एक नदी निकलती है, ये मतलब इधर से घूम के जाती है और यहाँ जाके चंबल नदी मिल जाती है। चंबल अभी देखेंगे यमुना की सहायक नदी है और यहाँ से निकलती है, वो मालवा पठार से निकलती है और उसमें एक नदी मिलती है जिसे बनास नदी। तो बनास नदी इसके पश्चिम से बहती है। क्या ये श्रेणी का अरावली के पश्चिम से बहती है। ठीक है, अरावली के पश्चिम से बहकर पूर्व में किससे मिलती है, चंबल नदी। चंबल नदी से मिलती है। ठीक है, तो चंबल नदी से मिलती है। बनास नदी अरावली के पश्चिम से बहकर पूर्व में चंबल नदी से मिलती है। बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, इसका मतलब बनास नदी यमुना की उपनदी। उस अभी हम जब नदियां पढ़ेंगे ना तो सहायक नदी, उप सहायक नदी, अपवाह तंत्र। ठीक है, अपवाह तंत्र प्रणाली। ठीक, इसके बाद सब वहां पास देखेंगे। आप लोग बिल्कुल परेशान मत रहिए। ठीक, तो अरावली पर्वत में केवल इतना ही लिखना था और इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक, रफ कर दें। चलिए अरावली भी रफ करते हैं। अब इसमें इसके नीचे देखेंगे, इसके नीचे है एक, मान लेते यहाँ पास ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, मान लीजिए ये है, ये जो आप गया। ठीक है, यहाँ पास ये पूरा मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश में एक विंध्याचल पर्वत है। ठीक, आप लोग जानते ही होंगे। उससे पहले थोड़ा देखते हैं, मालवा पठार है। ठीक है, यहाँ पास एक मालवा पठार है। क्या है, मालवा पठार। ठीक है, मालवा पठार, ये मालवा पठार है मान लेते हैं। क्या है ये, मालवा पठार। तो मालवा पठार के बारे में थोड़ा बहुत अगर लिखना हो तो लिख लीजिए। चौथा, मालवा पठार या प्लेटेव, मालवा प्लेटेव। ठीक है, जो मालवा प्लेटेव है। ठीक है, ये इसके दक्षिण में, ये मान लेते हैं ये क्या है, ये अरावली है ना, तो इसके दक्षिण में। ये यहाँ पास ऐसे नहीं, थोड़ा सा और नीचे ही है। इसको रफ करते। ठीक है, मतलब इस रूप में नहीं, मान लेते ये वाला भाग है। ठीक है, ये वाला भाग। ठीक, तो ये है मालवा प्लेटेव। ठीक,
मालवा प्लेटू, ये थोड़ा सा ऊपर बना, मतलब ये मैप ही छोटा है इस क्रम से, अगर इसको और छोटा बनाएंगे तो यहाँ पास आ जाएगा। ये है मालवा प्लेटू, ठीक। मालवा पठार से नदियां निकलती हैं, जिसे बनास नदी हो गया, काली सिंध नदी, बेतवा नदी, ये नदियां यहीं से निकलती हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो मालवा पठार से ये मुख्य रूप से इसीलिए कि यहाँ से नदियां निकलती हैं, जैसे सबसे महत्वपूर्ण नदी है चंबल नदी, ठीक है। तो चंबल नदी, इसमें लिखिए फर्स्ट क्या लिखेंगे, चंबल, और क्या कह सकते हैं, दो नदियां तो महत्वपूर्ण है, बेतवा, ठीक है। चंबल और बेतवा नदी यहीं से निकलती हैं, ठीक। चंबल और बेतवा नदी मालवा पठार से निकलती हैं, ठीक है। आदि कर लीजिए, काली सिंध भी लिखना हो तो लिख लीजिए, ठीक है, काली सिंध नदी, ठीक है। काली सिंध आदि लिख लीजिए, ठीक है। आदि नदियां कहाँ से निकलती है, यहीं से निकलती हैं, ठीक है। आदि नदियां निकलकर जाती कहाँ है, इधर जाती है। मालवा पठार कैसे देखें आप लोग ध्यान करिए, जो ये प्रायद्वीपीय पठार है ना, ये प्रायद्वीपीय पठार है ना, प्रायद्वीपीय पठार का ये वाला भाग जो ऊपर उत्तर वाला भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर वाला भाग मान लेते प्रायद्वीपीय पठार ऐसे है पूरा, प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तर वाला भाग है वो ऐसे है, ठीक है, मतलब उत्तर की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। इसका जो झुकाव है वो ऐसे कैसे है देखिएगा, मान लेते ये है ना, तो इस रूप में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते ये पूरा पठार है, ये वाला पूरा पठार ही है, ठीक है, ये पूरा पठार का भाग है, ये वाला पठार है। तो ये क्या हुआ, ये जो देख रहे हैं ढाल, तो ये ढाल किधर है, ये ढाल है उत्तर की तरफ, उस तरफ है, ठीक है। ये वाला जो ढाल देख रहे हैं, ये ढाल उस तरफ है, ठीक, ठीक है। इसका उत्तर का ढाल इधर है, लेकिन इसका जो जैसे ही हम सतपुड़ा के नीचे आते हैं, अभी यहाँ देखेंगे सतपुड़ा है, ठीक है। सतपुड़ा पहाड़ी वाला भाग फिर जो ऐसे अभी ऐसे मुड़ा था, जैसे ही सतपुड़ा के नीचे आएंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, फिर ऐसे होकर ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है, इस तरफ। तो ये पश्चिमी कगार हो जाएगा पूर्वी घाट की तरफ, ठीक है। ढाल इस तरफ हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इतना समझिए, क्योंकि नदियां चंबल, बेतवा, काली सिंध नदी ये उत्तर की तरफ बह रहे हैं, और जब हम गोदावरी, कृष्णा, कावेरी देखेंगे तो ये इस तरफ बह रहे हैं। इसका मतलब ढाल इधर है, और इसका ढाल किधर है, इसका ढाल उत्तर की तरफ, और इसका ढाल किधर है, ये दक्षिण पूर्व की तरफ है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो चंबल, बेतवा, काली सिंध आदि नदियां यहीं से निकलती हैं, ठीक है। ये जो मालवा पठार है ये बहुत ज्यादा कटा छठा भाग है। कटा छठा भाग का मतलब उत्खात भूमि, अभी देखे मतलब सुने ही होंगे, उत्खात भूमि, ठीक है। उत्खात भूमि वो भूमि होती है जहाँ रहने के लायक भी कुछ नहीं रहता, ठीक है, न वहाँ रह सकते, न खेती कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ठीक। वहाँ पास वीरान ही एक प्रकार से रहता है। तो ये कैसे रहता है, थोड़ा पठार उठा है, फिर बहुत बड़े गड्ढा है, ठीक है, फिर पठार है थोड़ा, फिर उठा है, गड्ढा है, फिर पठार है, बहुत मतलब भाग बहुत ज्यादा उठे हुए हैं, मान लेते ऐसे उठा है, फिर यहाँ पास छोड़ के फिर ऐसे उठा है, फिर ऐसे, फिर इस तरह करके बहुत सारा ऐसे है, ठीक है। फिर आगे इसी तरह, तो कहीं खाली है, कहीं उठा है, कहीं खाली है, कहीं उठा है। तो केवल नदियां वहां बहने के लिए सही है, अनुकूल है, ठीक है, वहां रहने के लिए अनुकूल नहीं है। तो ये मालवा पठार पूरी तरीके से क्या है, ये उत्खात भूमि है, ठीक है, उत्खात भूमि, उत्खात भूमि, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसके लिए याद रखिएगा चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो मालवा पठार से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रफ करते हैं, चलिए लिख लीजिएगा इसको। अब लिखिए, इसको रफ करते हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे विंध्याचल, क्या लिखेंगे, विंध्याचल श्रेणी, ठीक है। विंध्याचल श्रेणी जो मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, पूरी पहाड़ी जो है मध्य प्रदेश में है, ठीक, हम मान लेते हैं यहाँ से। ये वाली पूरी भूमि है, और हम श्रेणी को इस तरह दिखा देते हैं, ठीक है, थोड़ा ऊपर है, इस तरह कर देते हैं, ठीक है। तो ये श्रेणी पूरी क्या कहलाती है, विंध्याचल श्रेणी है, ठीक है, विंध्याचल श्रेणी, ठीक।
तो ये मालवा पठार के दक्षिण में, मालवा पठार मान लेते ये है, तो उसके दक्षिण में क्या है, ये है, क्या है, विंध्याचल श्रेणी। तो पहला पॉइंट लिखिए कि मालवा पठार के दक्षिण में है, मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है, मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे, ठीक है, इसको तीन भागों, दो भागों में इसको देख सकते हैं। इसको पूरा ये हो गया विंध्याचल श्रेणी, ठीक है, और विंध्याचल श्रेणी के जो हम आगे की बात करते हैं दोनों श्रेणियों की, तो इसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, और ये हो गया भांडार श्रेणी, और ये हो गया कैमूर श्रेणी। ठीक है, तो विंध्याचल श्रेणी को पूर्व की तरफ क्या कहते हैं, भांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी। ठीक है, तो इसको पश्चिम से पूर्व की तरफ भांडेर श्रेणी तथा कैमूर श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, कैमूर श्रेणी। ठीक है, कैमूर श्रेणी, ठीक, कैमूर श्रेणी के नाम से जानते हैं, अब लिख लीजिए। ठीक है, तो रखिए इसको पश्चिम से पूर्व की तरफ, ये हो गई हमारी भांडेर श्रेणी, और भाई साहब ये हो गई हमारी कैमूर श्रेणी। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। ठीक, इसको अब रफ करते थोड़ा सा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, जो आप ये देख रहे हैं ना, कैमूर और भांडेर श्रेणी देख रहे हैं, इसी के नीचे आप देखेंगे कि एक इस तरह नालिका के रूप में, नालिका का मतलब मान लीजिए ऐसे करके यहाँ से, और ये इस तरह, ये है नर्मदा बह रही। ठीक है, नर्मदा अभी देखेंगे हम लोग, नर्मदा निकलती है सतपुड़ा से। ठीक है, सतपुड़ा की जो मैकाल पहाड़ी है, तो उसको भी राजपीपला, महादेव, मैकाल अभी देख रहे हैं, उसको बांटे हैं, तो उसमें से निकलती है। ठीक है, तो मान लेते सतपुड़ा से निकलती है, आप इतना जानिए। तो ये सतपुड़ा से नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा नदी और अपनी घाटी पर बहते हुए यहाँ जाके खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, खंभात की खाड़ी में जब अपना मुहाना बनाती है, तो ये किस तरह बहती है, इसकी भूमि क्या है, ऐसे है कि मान लेते हैं कि दो बीच में जैसे बहुत ज्यादा खिंचाव पड़ने से क्या हो जाता है, ये वाली भूमि धंस जाती है ना, बहुत ज्यादा खिंचाव पड़ा, मान लेते कोई चीज को बहुत खींचे, ठीक है, तब क्या हो गया, बीच वाला भाग क्या हो गया, वहां खिंचाव पड़ने के कारण ये भाग धंस गया। इस भाग को जो धंसा हुआ भाग होता है, उसी में नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, नर्मदा और तापी दोनों, ठीक है, तो किसके दक्षिण में है, तो विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। ठीक, इतना लिख लीजिए, नर्मदा नदी कहाँ बहती है, नर्मदा नदी विंध्याचल के दक्षिण में, के दक्षिण में बहती है। कहाँ बैठी, अपने भ्रंश घाटी में ही बैठी। ठीक है, भ्रंश घाटी का मतलब अभी हम थोड़ा देखेंगे, अभी ब्लॉक पर्वत देखेंगे ना, ब्लॉक पर्वत में भ्रंश घाटी भी देख लेते हैं। ब्लॉक पर्वत, हास्ट पर्वत और भ्रंश घाटी, तीन चीज अभी हम देखते हैं। तो विंध्याचल श्रेणी में केवल यही दो तीन पॉइंट जो भी था, 3 पॉइंट है ना, इतना लिख लीजिए। ठीक, इतना लिख लें, चलिए रफ कर दें। ठीक है, किसको रफ करें, तो रफ करते हैं। ठीक है, रफ कर देते हैं। यहां पास अब आप देखेंगे कि ठीक है,
ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, थोड़ा हम दूर दूर बढ़ाएं केवल देखने के लिए, ठीक है, इतनी दूर दूर ये है नहीं, ठीक ठीक है। तो ये वाला देखिए यहाँ पास क्या है, ये यहाँ पास मान लेते हैं, ये यहाँ पास हमारी है कौन सी श्रेणी, ये श्रेणी हमारी विंध्याचल जो अभी देख के आए, ये हमारी जो श्रेणी है इसे कहते हैं सतपुड़ा, ठीक है। तो आप छठा क्या लिखेंगे, सतपुड़ा, सतपुड़ा लिखिएगा, ठीक है, ठीक। इसमें चलिए इसे रहने देते हैं, क्या मतलब, सतपुड़ा श्रेणी, ठीक। सतपुड़ा श्रेणी में जो पहला पॉइंट लिखेंगे आप लोग वो क्या लिखेंगे, अब आप ये बताइए सतपुड़ा श्रेणी कहाँ स्थित है। ये तो पूरी तरीके से जो आप देखें तो ऊपर जो विंध्याचल पर्वत है, ये विंध्याचल पर्वत पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। लेकिन जो ये है सतपुड़ा श्रेणी है वो गुजरात, महाराष्ट्र और इधर मध्य प्रदेश तीनों राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये श्रेणी कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये श्रेणी कहाँ कहाँ, ये श्रेणी एमपी में, गुजरात में और महाराष्ट्र में, ठीक है, तीनों स्थान पर ये पाई जाती है, ठीक है। ये श्रेणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र तीनों जगह पाई जाती है, जबकि जो विंध्याचल है वो केवल मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है, ठीक। दूसरा लिखिए, इसकी जो ये तीनों श्रेणियां आप देख रहे हैं ना, इस तीनों श्रेणियों को जो पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम ये हुआ, पूर्व ये हुआ, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो कहते हैं ये हो गया राजपीपला, ये हो गया महादेव, और ये क्या हो गया, मैकाल श्रेणी, ठीक है। ये महादेव और ये मैकाल, तो हम लिख लें कि सतपुड़ा को पश्चिम से पूर्व की तरफ 3 भागों में बांट दे सकते हैं, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, बांटा गया है, ठीक। तीन भागों में बांटा गया, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया। तो जो पहला भाग है उसे क्या कहते हैं, राजपीपला, क्या कहते हैं, राजपीपला, राजपीपला श्रेणी, ठीक। हमारा जो दूसरा है उसे कहते हैं महादेव, महादेव श्रेणी, और जो तीसरा है उसे क्या कहते हैं, मैकाल श्रेणी, क्या कहेंगे, मैकाल, मैं ही काल हूं, ठीक है। अब महादेव के बाद तो मैकाल आएंगे ही ना, ठीक है। तो राजपीपला श्रेणी, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। तो सतपुड़ा को पश्चिम से पूर्व की तरफ 3 भागों में अगर हम बांटे तो उसे कहते हैं, इसको ये वाले भाग को कहते हैं राजपीपला, ये वाले भाग को कहते हैं महादेव श्रेणी, और ये क्या कहते हैं, महाकाल श्रेणी, महाकाल कहते हैं, मैकाल श्रेणी, ठीक है, ठीक। कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है। जो आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से ध्यान सुनिएगा, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। महादेव श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे कहते हैं धूपगढ़, क्या कहते हैं, धूपगढ़। आप लिखेंगे, इसको रफ करें, आप लिखेंगे ना, लिखिए, ये वाला भाग रफ कर रहे हैं, ठीक है। क्या है, महादेव की सबसे ऊंची चोटी क्या है, महादेव की सबसे ऊंची चोटी क्या है, धूपगढ़, क्या है, धूपगढ़ चोटी, ठीक है, धूपगढ़ चोटी, ठीक, धूपगढ़ चोटी, ठीक है, धूपगढ़ चोटी है ये वाली, क्या है, महादेव। यहाँ पास क्या है, मान लेते हैं ऊपर उठा हुआ भाग है तो ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर दें, ठीक। आप इसको मान लीजिए कि ये उठा हुआ भाग है, जो यही है हमारा, क्या है, ये हमारी धूपगढ़ चोटी है, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक। इसी धूपगढ़ के पास से क्या निकलती है, हमारी तापी नदी निकलती है, ठीक है, और कहाँ बहती हुई, बहते हुए यहाँ जाके गिर जाती है, ठीक है।
तापी नदी इधर बहती है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो महादेव की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़। और महादेव श्रेणी से ही क्या निकलती है? लिखिए नीचे पॉइंट लिखिए, महादेव की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़। और इसकी एक बात लिखिए, धूपगढ़ न केवल महादेव की सबसे ऊंची चोटी है बल्कि पूरी पर्वत श्रेणी मतलब सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो धूपगढ़ क्या है? न केवल महादेव की सबसे ऊंची चोटी है बल्कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसमें अगर देखा जाए तो सतपुड़ा श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी कहा जाएगा तो धूपगढ़। तो महादेव की सबसे ऊंची चोटी कहें या सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, दोनों का उत्तर यही है, धूपगढ़। ठीक, ठीक है। इसके बाद लिखिए आप क्या लिखेंगे? महादेव श्रेणी लिखिए, आप लिखते जाइए, महादेव श्रेणी, महादेव श्रेणी से ताप्ती नदी निकलती है, ठीक है। तापी नदी लिखिए या ताप्ती लिखिए, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक। तापी या ताप्ती नदी दोनों नाम है, ठीक है। तो आप कहीं भी लिखा रहे तापी नदी तो तापी मान लीजिए, ताप्ती लिखा रहे तो ताप्ती कह दीजिए, ठीक। तो तापी नदी हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो तापी नदी क्या हुआ? महादेव श्रेणी से निकल रही, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब हम लोग 5वां पॉइंट देखते हैं। ये वाला श्रेणी क्या है? मैकाल श्रेणी है, ठीक है। ये क्या? राजपीपला, ये है, ये है, ये कौन से? राजपीपला। ये है क्या है? महादेव श्रेणी है। और ये क्या है? मैकाल है। तो मैकाल जो श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है, हम लिख रहे हैं मैकाल की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे कहते हैं अमरकंटक। क्या कहते हैं? अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक, ये अमरकंटक है, यहाँ मान लेते हैं कहीं अमरकंटक हो गया, ठीक है। इस अमरकंटक से ही क्या निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। और जाके खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो इससे क्या निकल रही थी? महादेव से निकल रही तापी नदी। मैकाल श्रेणी से क्या निकल रही है? नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी निकल रही, ठीक है, ध्यान दीजिए। इधर से नर्मदा नदी निकल रही है और इधर से निकल रही है सोन नदी। और सोन किसकी सहायक नदी है? सोन गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। तो नर्मदा नदी और सोन नदी दोनों निकल रही है, ठीक है। सोन नदी और नर्मदा नदी, ठीक है। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है और इसी मैकाल से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी निकलकर पश्चिम की ओर बहती है, जबकि सोन नदी निकलकर पूर्व की ओर बहती है और जाकर किसमें मिल जाती है? गंगा। गंगा का मैदान ये है ना, यहाँ पास जाके जैसे यहाँ नदियां बहेगी गंगा, वहीं जाकर अपना रास्ता बना के उसे मिल जाती है, ठीक। तो ये सोन नदी हो गया और ये नर्मदा नदी, कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है। चौथा, इसमें आगे पॉइंट लिखिए, ये जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है, ठीक। सबसे महत्वपूर्ण है सतपुड़ा। सतपुड़ा श्रेणी क्या है? ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। क्या है? ब्लॉक पर्वत, ठीक। तो सतपुड़ा श्रेणी ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी क्या है? ब्लॉक पर्वत। अभी ब्लॉक पर्वत क्या है वो हम सब देख लेते हैं। तो अब ध्यान से मालूम चल गया कि इसके दक्षिण में, सतपुड़ा के दक्षिण में क्या बह रही है? नर्मदा नदी, जबकि उत्तर में क्या बह रही है? सॉरी, दक्षिण में क्या बह रही है? तापी नदी। और उत्तर में क्या बह रही है? नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी ये है और ये क्या है? तापी नदी। तो इन दोनों के बीच में क्या स्थित है? हमारी सतपुड़ा श्रेणी स्थित है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो अब इसको देखते हैं, सतपुड़ा श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत है। ये ब्लॉक पर्वत होता क्या है, इतना देख के आज कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है इसको, और फिर अब देखेंगे कल। तो ब्लॉक पर्वत क्या है? ब्लॉक पर्वत क्या है इसको देखते हैं। आप ये वाला लिख लिए ना ब्लॉक पर्वत। तो ब्लॉक पर्वत हम क्या है? सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। ये क्या है? ब्लॉक पर्वत है, ठीक। ब्लॉक पर्वत होता क्या है? मान लीजिए ये है और ये वाला भाग इस तरह मानते हैं, ठीक है। इसी को मान लीजिए, आप इसको मानिए, ठीक। या आप ऐसे रख लीजिए, मान लेते ये वाला भाग है, ठीक। और क्या हुआ? इसके वाला भाग किसी कारणवश क्या हो गया? इसको रहने देते हैं, मान लेते हैं कि ये भाग है
और इस तरह आप देखिए, ठीक है, इस तरह देखिए, आप इस तरह देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, यही वाला भाग को आप ऐसे कर दीजिए। ठीक है, क्या हुआ कि पहले भूमि किस तरह थी, पहले भूमि थी, मान लेते हैं ऐसे। ठीक, पहले भूमि ऐसे थी। ठीक, पहले भूमि ऐसे थी, लेकिन किसी कारणवश क्या हो गया, खिंचाव के कारण ही मान सकते हैं। ठीक, कि क्या हुआ, या तो खिंचाव के कारण या संपीड़न के कारण भी हो सकता है। ठीक, तो खिंचाव के कारण हम मान सकते हैं। खिंचाव के कारण क्या हुआ, खिंचाव जब बहुत ज्यादा खिंचाव पड़ा तब क्या हुआ, इधर वाला भाग और इधर वाला भाग, ये वाला भाग की बात कह रहे हैं कि ये वाला भाग तो उठा रह गया, ठीक है, उसी तरह रहा, लेकिन इसके बगल में क्या हो गया, नीचे धंस गया। ठीक है, ये भाग क्या हो गया, ये धंसा हुआ भाग है। ठीक, ये धंसा हुआ भाग है। ठीक, और ये भाग भी धंसा हुआ है, समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो ये धंसा हुआ है, लेकिन ये क्या हुआ, ये तो उठा हुआ है। ठीक है, जब किसी समतल का भाग कब क्या आप मतलब समझने के लिए लिखिए, वहीं समझाने के लिए। ठीक है, कि ये क्या है, ये इसी को कहते हैं ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत क्या होता है कि उसके अगल बगल क्या हो जाए, भाग धंस जाता है। क्या हो जाता है, भाग धंस जाता है। ठीक है, ये वाला भाग धंस जाता है, लेकिन ये उसी तरह रहता है। जब किसी समतल का भाग उसी तरह रहे, लेकिन उसके किनारे के जो साइड है वो धंस जाते हैं, तो ब्लॉक पर्वत बनता है। समझ गए आप एकदम सही से। ठीक है, ब्लॉक पर्वत क्या है, जब किसी समतल का भाग उसी तरह रहता है, लेकिन उसके किनारे के भाग क्या हो जाते हैं, धंस जाते हैं, तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। ठीक, अब इधर क्या बह रही है, अब आप देखिए, ये वाला भाग धंसा हुआ है, जिसमें नर्मदा नदी बह रही है, वो वाला भाग धंसा हुआ है। ठीक है, और ये तापी नदी है। ठीक है, तापी नदी भी क्या है, धंसे हुआ भाग है। तो ये वाला बीच वाला भाग हमको क्या दिखता है, उठा हुआ भाग दिखता है। कोई परेशानी तो नहीं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ऐसे दिखता है। ठीक है, ठीक है, ये वाला भाग क्या हो गया, गहरा दिख रहा है ना, तो इसी में नदी बहती, इधर मान लेते हैं तापी नदी बह रही है, और इधर कौन सी नदी बह रही, नर्मदा नदी। ठीक है, ये भाग धंसा हुआ, लेकिन ये वाला भाग क्या हुआ, ये वाला भाग उठा हुआ है। ठीक है, देखिए पहले ये भी उठा था, ये वाला भी भाग यहाँ तक उठा था, ये वाला भाग भी यहाँ तक उठा हुआ था। ठीक है, जिस तरह ये है ना, उसी तरह सब उठे हुए थे, ये वाला भाग भी यहाँ तक, ये वाला भाग भी यहाँ तक। ठीक है, लेकिन खिंचाव के कारण क्या हुआ, जब यहाँ खिंचाव पड़ा तब क्या हुआ, खिंचाव के कारण ही ये वाला भाग इधर धंस गया और ये वाला भाग इधर धंस गया। तो ये वाला भाग उठा हुआ नहीं था, लेकिन अब उठा हुआ दिखने लगा। क्यों, क्योंकि ये तो धंस गया, तो अब ये वाला भाग हमको उठा हुआ दिखने लगा। ठीक, ये भाग के धंसने के कारण ये उठा हुआ दिखने लगा, ये वास्तव में उठा हुआ भाग तो था नहीं, इनके धंसने के कारण ये दिखने लगा। तो इस तरह की चीज को क्या कहा गया, ब्लॉक पर्वत। तो सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। कोई परेशानी तो नहीं, इतना समझ में आ गया। ठीक है, ब्लॉक पर्वत और हास्ट पर्वत में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, हास्ट पर्वत में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, कारण क्या है कि दोनों की आकृति इसी तरह होता है। आप ब्लॉक पर्वत समझ लीजिए और हास्ट पर्वत भी, आकृति इसी तरह रहेगा। ठीक है, आकृति जो आप देख रहे हैं ये इसी तरह रहेगा, लेकिन क्या होगा, ये वाला भाग वास्तव में उठ जाता है, ये वाले भाग उसी तरह रहते हैं। देखिए ब्लॉक पर्वत में क्या होता है, ये वाला भाग उसी तरह रहता है, लेकिन इसके किनारे में धंस जाता है। और हास्ट पर्वत में क्या होता है, ये वाले भाग इसी तरह रहते हैं किनारे के, जबकि बीच वाला भाग उठ जाता है। ठीक है, तो आप समझने का प्रयास करिए, बस थोड़ा सा आकृति तो उसी तरह बनेगी, लेकिन दिक्कत ये है कि ये वाला भाग अपनी पहली ही अवस्था में रहेगा। ठीक है, धंसेगा नहीं, जिस तरह था उसी तरह रहेगा, लेकिन ये वाला भाग जो होगा बीच में वो उठ जाएगा। जब इस तरह पर्वत बनते हैं उसे हास्ट पर्वत कहते हैं। ब्लॉक पर्वत क्या होता है कि ये वाला भाग उसी तरह रहेगा बीच का, लेकिन किनारे वाला भाग धंस जाएगा। और इसमें क्या होता है, किनारे वाले भाग उसी तरह रहेंगे, लेकिन बीच का भाग उठ जाता है। ठीक, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। ठीक है, लेकिन आप सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ब्लॉक पर्वत कुछ नहीं है, ब्लॉक पर्वत क्या होता है, बीच का भाग उसी तरह रहता है, जबकि किनारे का भाग धंस जाता है, तो जो आकृति बनती है वो ब्लॉक पर्वत कहलाया। ठीक, और हास्ट पर्वत क्या होता है, हास्ट पर्वत जो होता है वो किनारे के भाग तो उसी तरह रहेंगे, लेकिन बीच का भाग उठ जाता है। ठीक, बीच का भाग उठ गया, बीच का भाग ये वाला उठ गया, ये वाला भाग उसी तरह। तो
ब्लॉक पर्वत में ये वाले भाग नीचे धंसते हैं, ये वाला उसी तरह रहता है, जबकि हॉर्स्ट में क्या होता है, ये वाले उसी तरह रहते हैं, ये वाला भाग उठ जाता है। तो आकृति तो उसी तरह बन गई, लेकिन उनकी क्रिया में अंतर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सतपुड़ा श्रेणी, कोई दिक्कत नहीं। आज इतना ही। कल हम लोग देखेंगे क्या, कल हम लोग देखेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट देखेंगे। ठीक है, एक दक्कन पठार बताया तो उसी में हो जाएगा। ठीक, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कल देख के उसको ही फाइनल करते हैं। कल हम लोग पश्चिमी घाट देख लेंगे, खत्म हो जाएगा, शायद दोनों खत्म हो जाएगा, नहीं होगा तो एक एक करके देख लेंगे। कैसा लगा बताइएगा, हम लोग मिलेंगे कल। ओके ठीक, चलिए।